नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसी बीमारी है जिसको जब हम कॉलेज में थे तो जिसका जिक्र आता था, लेकिन वो उस समय इंडिया में नहीं थी। इवन हम ये कहें तो एशिया के तमाम देशों में उसका उस समय अकरेंस नहीं था। लेकिन फिर वो बीमारी जो है धीरे धीरे उसने अफ्रीका से अपने पैर पसारे यूरोप की तरफ, और होते हुए ये बीमारी अब इंडिया में भी आ गई। वो बीमारी और कोई नहीं है, वो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज़। और हमारे कई साथी है, हमारे कई जो इस अनुभूति के दर्शक हैं, उन्होंने भी मुझसे जिक्र किया कि मैं लंपी स्किन डिजीज़ से रिलेटेड कुछ जानकारी दूँ। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो साथियों, लंपी स्किन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जब हम कॉलेज में वायरस से रिलेटेड बीमारियाँ पढ़ते थे, जो वायरल डिजीज़ पढ़ते थे, तो उस समय लंपी स्किन डिजीज़ का जिक्र आता था। ये एक पॉक्स वायरस जो होता है, पॉक्स वायरस जैसे ह्यूमन में हम देखते हैं चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, और पशुओं में अगर हम देखते हैं तो काऊ पॉक्स होता है, और इसी तरह भेड़ में और बकरियों में भी शीप पॉक्स और गोट पॉक्स होता है। तो पॉक्स यानी अगर हम एक आम भाषा में कहें तो एक चेचक जैसी बीमारी, जिसमें दाने पड़ते हैं, जिनमें पानी भर जाता है, वेस्किल्स कहें, और बाद में उसमें वो पपड़ी सी सूख जाती है और कुछ दिनों का बुखार आता है। तो लंपी स्किन डिजीज़ भी एक वैसी ही पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है, कैप्री पॉक्स वायरस है, और जो इसको करता है। और इस बीमारी से अब जो है आज के लिए बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये भारत में नहीं थी। अब जैसे 2019 के अगस्त में उड़ीसा के 4-5 ज़िलों में ये बीमारी रिपोर्ट हुई, और उसके बाद फिर लगातार हमने केरला में देखा 2-4 ज़िले इफ़ेक्ट हुए, और कर्नाटका में हज़ारों की तादाद में पशु जो है उसके लिए जो है संक्रमित हो गए लंपी स्किन डिजीज़ से। छत्तीसगढ़ में भी पशु मरे भी, और जगदलपुर और कई ज़िलों में जो है लंपी स्किन डिजीज़ के केस देखे गए। इस तरह से अब ये समझा जा सकता है कि अगर केरला में केस आ रहे हैं, उड़ीसा में केस आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में केस आ रहे हैं, तो एक तरह से इस बीमारी ने, जो इस वायरल इन्फेक्शन ने अपना पूरा कब्जा भारत में भी कर लिया, जहाँ पहले ये डिज़ीज़ नहीं थी। चाइना ने भी भारत से कहा कि भाई हम आपका मीट जो है नहीं लेंगे उस सूरत में अगर यहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ होगी। तो ये वायरल बीमारी है, और ये फैलती कैसे है साथियों? ये लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। मतलब ये मक्खी, मच्छर या टिक्स की किस द्वारा फैलती है, और सबसे ज़्यादा इसको फैलाने में रोल जो है वो बाइटिंग फ्लाइज़ का है। जो काटने वाली मक्खी होती है उसका रोल बहुत है। यानी अगर मक्खी मच्छर से बीमारी फैलने वाली है तो आप समझ लीजिए कि जो बारिश का सीज़न है, हम जिसको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मान लें, उसी समय इस बीमारी का अकरेंस होने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इस समय इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, लंपी स्किन डिजीज़ होती क्या है? जब वायरस किसी इंसेक्ट के बाइट के माध्यम से या टिक्स के माध्यम से किसी पशु के शरीर में पहुंचता है, तो उसके बाद जो है लगभग 7-8 दिन का, आप 1 सप्ताह का इसका इंक्यूबेशन पीरियड मान लीजिए कि जब तक पशु को लक्षण नहीं आते हैं। और उसके बाद जो पशु होता है, आपकी गाय है या भैंस है, उसको बुखार आना शुरू हो जाता है। और बुखार आना एक पहला लक्षण होता है, और बुखार आने के 1-2 दिन बाद ही जो है उसके शरीर पे, खासकर अगर हम गले के पास देखें, कान के पास देखें, आँखों के पास देखें, और ये जो पेरिनियल रीजन है, दोनों पिछली टांगों के बीच का अंदर वाला एरिया है, और जो इसका पशु के पूंछ के आसपास का और योनि के आसपास का हिस्सा है, यहाँ पर भी जो है हमें नोड्यूल्स, पहले क्या बनेगा, पहले पेप्यूल्स बनेंगे, उभरे हुए से स्पॉट्स आएंगे, वो आधा सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक की उनकी रेंज है, उस तरह के स्पॉट्स आएंगे, और वो जो पेप्यूल्स होंगे, जो कड़े कड़े हार्ट्स, वो फिर धीरे धीरे करके बड़े होंगे और वो नोड्यूल्स से बन जाएंगे।
काफ़ी बड़ा जो गोल सा उसका एक एरिया बन जाएगा जहाँ से बाल वाल उसके कम हो जाएंगे और वो कड़ा सा वो दिखाई देने लगेगा। और कई बार फिर इसमें ऐसा होगा कि इसमें पस पड़ जाएगा, पस्चूल जैसा भी हो जाएगा, बीच में से सेंटर से उसके डिस्चार्ज आना शुरू करना देगा, लीक करना शुरू कर देगा। और ये जब इसके ऊपर की कवरिंग जब सूख जाएगी 1-2 हफ्ते बाद और ये गिरेगा, तो तब आप ये देखेंगे कि ये बड़ा डीप इन्वॉल्व था। ये जो नोड्यूल बना था एक तरह से पूरी स्किन की थिकनेस में था, और जब वो गिर जाता है तो वहाँ सेंटर पे एक पूरा होल दिखाई देता है अंदर तक का। और वो होल एक बहुत अच्छी साइट होती है कि जो ये मक्खियाँ हैं, जो मिएसिस काजिंग फ्लाइज हैं या और भी जो मक्खियाँ हैं, उसमें अंडे दें और वहाँ पर फिर मैगट्स वगैरह, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। अब अगर ये जब गले के पास और पूरे शरीर में इस तरह का स्किन नोड्यूल बन जाते हैं, तो उस पशु की खाल तो वैसे भी ख़राब हो गई। जो उसकी खाल की, जो उसकी हाइड की वैल्यू थी मार्केट में, वो तो ख़त्म हो गई। साथ ही साथ ये बीमारी जो है आपके पशु को इनफर्टिलिटी की तरफ भी ले जाती है, क्योंकि इसमें और क्या लक्षण हैं। अगर मेल है, बैल है या सांड है या हम ये कहें कि भैंसा है, तो उसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, क्योंकि इसमें आर्काइटिस भी होता है। जो उसके टेस्टिस हैं वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे फीमेल में भी इनफर्टिलिटी की वजहें बनती हैं इस बीमारी की वजह से। लंपी स्किन जो डिज़ीज़ है, तो हमने देखा उसमें फ़ीवर हैं, जो स्किन या क्यूटेनियस लीजन्स दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो ये इनफर्टिलिटी वाली बात हो गई, और एक इसमें बात और दिखाई देती है कि जो पेरिफेरल या बाहर की तरफ वाले लिम्फ नोड होते हैं, उनमें भी स्वेलिंग दिखाई देती है। वैसे तो इस बीमारी में मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन फिर भी कई पशुओं की इसमें मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कैसे होती है? जैसे आजकल हम कोरोना का हाल सुनते हैं, वैसे ही इसमें होता है। क्योंकि जैसे हम बाहर देख रहे हैं कि पशु के शरीर में नोड्यूल बन गए, वैसे ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी उसका नाक, मुंह और गला, जो ट्रैकिया वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन में नेक्रोटिक प्लेक्स अल्सर से बनने शुरू हो जाते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसका पूरी तरह से अल्सरेटेड हो जाता है, और उसके आसपास भी अल्सर बन जाते हैं। अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी अल्सर बन जाते हैं, और उसकी वजह से कुछ एनिमल अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, और बहुत एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिस तरह से हम कोरोना में सुनते हैं कि सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, और उस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से एनिमल की जो होती है वो डेथ हो जाती है। तो ये इस बीमारी का रूप था कि किस तरह से बीमारी पहुंचती है। 7-8 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और पहले फीवर आता है, फिर वो जो स्किन लीजन बनते हैं, और वो जो फिर वो गिरते हैं वहाँ पे होल हो जाता है, या वहाँ से या तो पस गिरने लगता है, और जो टांगें हैं पूरी वो इसमें नोड्यूल्स दिखाई देने लगते हैं। कई बार पूरा शरीर जो है नोड्यूलर दिखाई देने लगता है। बड़ी अजीब सी इसकी अपीयरेंस हो जाती है, और पशु की डेथ हो जाती भी है कई केसेस में। हालांकि मॉर्टेलिटी बहुत कम है, लेकिन बीमारी अगर फैल गई जानवरों में तो आपके जानवर बेकार हो जाएंगे। सबको उनका प्रोडक्शन गिर जाएगा, उनकी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस गिर जाएगी। तो इसलिए इस बीमारी का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि ये वायरल बीमारी है, हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसका हम कोई ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसमें हमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना है। इस पर हमें एंटीहिस्टामिनिक, जिस तरह क्लोरफेनरामीन या फेनरामीन है, ये देने हैं। इसमें हमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स देने हैं। साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी देने हैं, क्योंकि बुखार और इसमें सूजन वगैरह भी हो सकती है। पैरों में सूजन काफ़ी कई बार दिखाई देने लगती है। आगे जो ये ड्यूलिप वाला रीजन है, इसमें सूजन आ जाती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हमें कई दिन तक अपने पशु को देने होंगे। और साथ ही साथ जो है, जो स्किन लीजन्स हैं, वहाँ पर भी कोई ना कोई ऑइंटमेंट इस तरह का लगाया जाए कि जिससे मक्खियाँ भी ना बैठें और घाव भी जल्दी हील हो। आजकल बहुत सारे स्प्रे हैं मार्केट में, उनका भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे जो फ्लाई रिपेलेंट हों और मैगट्स जो हैं, उन पे जो कीड़े हैं, उनको भी वो ना पड़ने दें, या अगर हैं तो उनको वो तुरंत ख़त्म कर दें। तो ये तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में था।
बाकी वैक्सीनेशन के लिए बहुत जैसे वैक्सीन नहीं अवेलेबल है तो लोग सी पॉक्स वैक्सीन से भी वैक्सीन करते हैं, क्योंकि वो क्रॉस एक ही फैमिली के वो होने की वजह से क्रॉस इम्यूनिटी दे सकता है। लेकिन ये जो स्ट्रेन है इसका नीडलिंग स्ट्रेन है वायरस का, जिसकी से एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाई जाती है, और इसने MSD ने इसकी लंपी वैक्स नाम से वैक्सीन बना भी रखी, लेकिन भारत में ये वैक्सीन मिलनी अभी बहुत कठिन है। मैंने जब मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला तो मैंने कई जगहों पर बात की कि क्या इसकी ज़रूरत पड़ने पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो सकती है, तो वो अभी एक बहुत कठिन काम है इंडिया में इसकी सही वैक्सीन मिलना, क्योंकि सी पॉक्स वैक्सीन इसको सुरक्षा तो हो सकता है कुछ पशु को देती हो, लेकिन असली सुरक्षा जो है वो जो लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस है उसी से अगर हमें जो वो वैक्सीन है वो मिले, और उसके बाद इसकी जो वैक्सीन बनी है उसका एनुअल वैक्सीनेशन, एक बार लगने के बाद एनुअल वैक्सीनेशन होना है, 6 माह के ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनको लगे और फिर एनुअल वैक्सीनेशन हो। तो ये लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जानकारी थी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि नए पशुओं, अगर आपको पता चलता है कि इस तरह की कोई बीमारी आसपास है, तो बिल्कुल जिस तरह से हम कहते हैं आजकल कोरोना में कि डिस्टेंस बना के रखें, तो वैसे ही एनिमल्स की भी डिस्टेंस बना के रखें। ऐसे पशु को जिसको स्किन लीजन हो आज की डेट में, कुछ आपको दिखाई दे रहे हों खाल में, वो ऐसे पशु से बिल्कुल अपने पशुओं को दूर रखें। ऐसे पशु की एंट्री अपने घर में न कर दें, और अगर कोई पशु आपका ऐसा आ जाता है तो उसको अलग करके उसका ट्रीटमेंट करें। उसकी डेथ होती है तो उसको जो है बाकायदा आप वहाँ पर इस तरह का दिक्कत है तो वहाँ का जो वेटनेरियन है, वेटनरी ऑफिसर है, उसको आप सूचना दें कि ये शायद लंपी स्किन डिजीज़ जैसा लग रहा है, उसकी सैम्पलिंग होगी, उसको भेजा जाएगा, और अगर एनिमल की डेथ होती है तो उसको कायदे से जो है उसका बरियल हो जाएगा। तो ये जो है आज मैं इस चर्चा थी थोड़ी सी लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नई बात के साथ मैं आपसे फिर रूबरू हुआ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।